अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। लेकिन ये सब क्या था? अखबारात ने अजीब अजीब क्यास आराइयाँ की हैं, वही सब कुछ जो तुम पहली मुलाकात में देख चुकी थी। मैंने जवाब दिया और नरगिस तअज्जुब से मेरी शक्ल देखने लगी। लेकिन अब आप क्या करेंगे? क्या पुलिस आपकी तलाश में नहीं होगी? ये तो जिंदगी भर की आंख मचोली है नरगिस। बस अब मुझे इजाज़त दो। मैं जिस काम के लिए बार बार तुम्हारे पास आता रहा हूँ वो पूरा हो गया। अब शायद कभी हमारी मुलाकात ना हो। नरगिस की आंखें डुबडुबाईं। वो अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। फिर उसने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। अगर हालात मेरे साथ ये मजाक ना करते और मेरी तुमसे मुलाकात हो जाती और अगर तुम मुझे कोई हैसियत देती तो मैं तुम्हें अपना कर जिंदगी भर फख्र महसूस करता। लेकिन अब तो मैं एक साया हूँ, एक ख्वाब हूँ जो किसी भी लम्हे टूट सकता है। अगर तुम्हारे जहन के किसी गोशे में कभी मेरा तस्वुर आए तो उसे निकाल फेंकना। खुदा हाफिज, मैंने अफसुर्दगी से कहा और नरगिस को सिसकता छोड़कर बाहर निकल आया। मेरा दिल भी उदास हो गया था, लेकिन नरगिस से अपनी बेगुनाही का इकरार सुनकर मुझे एक सुकून का सा एहसास हुआ। बाहर निकलते ही तालूत नजर आया। उसे देखकर मैं चौंक पड़ा। तालूत के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई। क्या हुआ? क्या तुम दाऊद रहमानी से मिले? मैंने पूछा। इस दिलकश मंजर को छोड़कर कहाँ जा सकता था? तालूत ने बेदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा और मैं झींप गया। बदमाश तालूत ने मेरी और नरगिस की बातें छुप कर सुनी थी। बहरहाल ये अच्छा हुआ था कि ज्यादा हमाकत की कोई बात नहीं हुई। फिर अब क्या ख्याल है? आओ दाऊद साहब से भी मिल लिया जाए, तालूत ने कहा। मैंने मुज़मिल अंदाज में गर्दन हिला दी। तालूत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फिर मेरी निगाहों से गायब हो गया। मैं उसकी वजह समझ गया। बहरहाल वो मेरे साथ कदम मिलाता हुआ चल रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने दाऊद रहमानी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से एक भर्राई हुई आवाज़ सुनाई दी, आ जाओ। मैंने दरवाज़ा धकेला और अंदर दाखिल हो गया। दाऊद रहमानी एक आराम कुर्सी पर दराज थे। उन्होंने मुझे देखा और उछल पड़े। एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पर कई रंग आए और फिर एक अजीब सा ठहराव पैदा हो गया। आओ आरिफ, मैं तुम्हारा मुंतज़िर था। मैं खामोशी से कई कदम आगे बढ़ गया। इंतकाम लेने आए हो? उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। इंतकाम? मैंने सरसराती आवाज में कहा। मैं तुम्हें हक बजानब समझता हूँ। ज़ाहिर है मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, लेकिन मैं अपने इस फेल में हक बजानब था, क्योंकि बहरहाल मैं कानून का एहतराम करता हूँ। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ दाऊद साहब, और आपके इस इक़दाम पर मुझे कोई गिला नहीं, मैंने कहा। और दाऊद साहब यक बारगी चौंक कर गहरी नज़रों से मुझे देखने लगे। मैं नहीं समझा, उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में कहा। अगर आपने एक शरीफ शहरी होने का सबूत दिया तो मैं बुरा मानने वाला कौन हूँ? मैं सिर्फ आपसे आखिरी मुलाकात के लिए हाजिर हुआ हूँ। आखिरी मुलाकात? जी हाँ, मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे अफसोस है दाऊद साहब कि आप जैसे नेक इंसान से मुलाकात बहुत मुख्तसर रही। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं एक बद किरदार इंसान की हैसियत से आपके सामने आया। काश हम अच्छे लोगों की तरह मिलते। बहरहाल किस्मत, एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपको अब भी मेरी इस खलूस का यकीन नहीं? रहमानी साहब मुंह फाड़े मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। फिर उन्होंने गर्दन झुका ली और आहिस्ता से बोले, तुम्हारे इस एहसान से मेरी गर्दन हमेशा झुकी रहेगी। कानून अगर कभी तुम्हें माफ कर दे तो एक बार मेरे पास जरूर आना। उन्होंने दूसरी तरफ रुख कर लिया। खुदा हाफिज रहमानी साहब, आपने मेरी काविशों का सिला दिया। बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। खुदा हाफिज।
میں نے دوبارہ کہا اور داؤد رحمانی کے کمرے سے نکل آیا۔ باہر قدم رکھتے ہی طالوت مجھے ملا۔ اس نے برا سا منہ بنا رکھا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ کیا تمہارا منہ چڑھا ہوا ہے؟ چھوڑو یار، بور کر دیا، طالوت شانے جھٹک کر بولا۔ کیوں، کیا بس اسی لیے آئے تھے؟ تم نہیں سمجھتے طالوت، اس وقت میرا ذہن کتنا ہلکا پھلکا ہو گیا ہے۔ مگر وہ لڑکی بڑی کنجوس ہے۔ جب وہ تم سے لپٹی تھی تو میں نے سمجھا تھا، مگر یار اس احسان کے بدلے میں وہ ایک بوسہ ہی دے دیتی۔ نہیں طالوت، مجھے کھلے الفاظ میں اس کی جسم کی پیشکش کی گئی تھی۔ اتنی بہت سی لڑکیاں میری زندگی میں آئیں، لیکن میرے ذہن میں ان کا خیال بھی نہیں رہ گیا۔ میں تو اس کے تقدس پر مر مٹا تھا۔ اگر میں اس کا بوسہ لینا چاہتا تو وہ انکار نہ کرتی۔ تم نے اس کی آنکھوں میں نہیں جھانکا طالوت، اس کے جسم کا رواں رواں مجھے بوسہ دے رہا تھا۔ میں انہی بوسوں سے اپنی روح کو منور کر کے یہاں سے جا رہا ہوں۔ آؤ میرے دوست، تم ان باتوں کو کیا سمجھو گے؟ بس سمجھ لیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب تم مجھے کچھ کرنے کی اجازت دو۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں کہہ چکا ہوں کہ اس سلسلے میں تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں، طالوت نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور میں ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ لیکن جب ہم کوٹھی سے کچھ دور نکل آئے تو میں نے گھبرا کر پوچھا، اب شکلیں تو بدل لو۔ طالوت نے ہلکی سی گراہٹ سے کہا اور اپنے ہاتھ کو میرے چہرے کے سامنے کر دیا۔ پھر اس نے اپنی شکل بھی تبدیل کی اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ میرا ذہن طالوت میں الجھ گیا۔ در حقیقت اگر اس وقت طالوت میرے ساتھ نہ ہوتا تو نہ جانے نرگس سے جدا ہونے کا خیال کتنی دیر تک پریشان کرتا۔ لیکن اب میں طالوت کی اس حرکت کے بارے میں سوچ رہا تھا جو وہ کرنے والا تھا۔ ہم کوٹھی سے کافی دور نکل آئے۔ کئی ٹیکسیاں خالی گزر گئیں، لیکن طالوت نے مجھے ٹیکسی نہیں روکنے دی اور پیدل ہی چلتا رہا۔ پھر ہم سڑک کے کنارے کنارے چلتے ہوئے ایک نوجوان آدمی کے قریب سے گزرے جو تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا جا رہا تھا۔ اچانک طالوت نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے سامنے کر دیا اور نوجوان ٹھٹک گیا۔ اس نے رک کر ناگوار نگاہوں سے طالوت کو دیکھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ کوئی بات نہیں نوجوان، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، طالوت نے معذرت آمیز انداز میں کہا۔ لیکن طالوت کی غلط فہمی دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ وہ نوجوان میرا ہم شکل بن چکا تھا، ہو بہو میری طرح، اور اس بیچارے کو اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ وہ طالوت کو گھورتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ طالوت، میں نے اس کا بازو پکڑا۔ کیا بات ہے؟ طالوت نے تیکھی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ وہ بے موت مارا جائے گا، سنو نہ جانے کون ہے، تمہیں اس بیچارے سے کیا دشمنی؟ چلتے رہو، تم وعدہ کر چکے ہو کہ میرے معاملات میں دخل نہ دو گے، طالوت نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے لپکا، لیکن اسی وقت طالوت ایک اور آدمی کے سامنے رکا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس شخص کے چہرے کے سامنے کیا اور اس شخص نے گھبرائے ہوئے انداز میں چہرہ پیچھے ہٹا لیا۔ طالوت نے مسکرا کر گردن خم کی اور اسی انداز میں آگے بڑھ گیا۔ اس دوسرے شخص کی شکل بھی تبدیل ہو گئی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں طالوت کی شرارت کی وجہ آ گئی اور میں طالوت کی اس شرارت پر دنگ رہ گیا۔ شہر میں اگر ایک ہی شکل کے 25-50 نوجوان گھوم رہے ہوں گے تو پولیس کس کس کو شناخت کرے گی، کتنوں کو گرفتار کرے گی، ان کے بارے میں کیا اندازہ قائم کرے گی؟ یقیناً پولیس چکر میں پڑ جائے گی، اور اس کے بعد تو اگر میں بھی چاہوں تو اپنی اصلی شکل میں آزادانہ گھوم سکتا ہوں، اور اگر کبھی پکڑا بھی جاؤں تو اپنے شریف آدمی ہونے کا یقین دلا کر بآسانی نکل آؤں۔ میں نے ایک زوردار کہکا لگایا اور ہمارے قریب سے گزرتا ہوا ایک شخص ٹھٹک گیا۔ اوہ کوئی بات نہیں بھائی صاحب، میرا دوست تھوڑا سا پاگل ہے، طالوت نے اس شخص کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور وہ شریف آدمی گردن ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا، اس بات سے بے خبر کہ اب اس کے بیوی بچے بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ طالوت، تمہاری یہ حرکت بے حد دلچسپ لیکن بہت سے لوگوں کے لیے سخت پریشان کن ہے۔ بہت سے لوگوں سے تمہاری کیا مراد؟ طالوت نے خشک لہجے میں کہا۔ تم خود سوچو، پولیس ان بیچاروں کو گرفتار کرے گی اور 3 دن تک تھانے میں رکھ کر ان کے بارے میں چھان بین کرے گی۔ ان کے بال بچے پریشان ہوں گے اور پھر وہ انہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ غور تو کرو۔
देखिए जनाब, इन सब के चेहरे 4 दिन के अंदर असली हालत पर आ जाएंगे। मुझे इनसे कोई परखाश नहीं। मैं सिर्फ उन लोगों को तंग करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे दोस्त को परेशान किया है, और मेरे नज़दीक उन्हें परेशान करने का ये सबसे शरीफाना तरीका है। तालूत ने एक और शरीफ आदमी के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा। क्या बदतमीजी है, उस शख्स ने तालूत का हाथ झटकते हुए कहा। क्या मतलब? तालूत रुककर उसे घूरने लगा। मैं कहता हूँ तुमने मेरे चेहरे पर हाथ क्यों रखा? अब ऐसे गुलफाम भी नहीं हो कि मेरे हाथ रखने से चेहरा मैला हो गया। तालूत ने हाथ निचाते हुए कहा। गुलफाम के बच्चे, मैं तेरा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। अबे मैं खुद तेरा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा, तालूत ने आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा। हाय हाय, ये क्या बदतमीजी है। मैं उन दोनों के दरमियान बीच बचाव कराना चाहा, लेकिन तालूत ने उस शख्स के एक थप्पड़ रसीद किया। फिर क्या था, वो मरने मारने पर आमादा हो गया और थोड़े फासले पर खड़े हुए 2 कांस्टेबल दौड़े चले आए। अरे क्या बात है, उनमें से एक ने कड़क कर पूछा। देखिए तो सही हवादार जी, गुंडागर्दी कर रहा है, कहता है मैं बहुत खतरनाक हूँ, अभी आंते ही निकाल दूंगा, तालूत ने जल्दी से कहा। पुलिस कांस्टेबलों ने उस शख्स को घूरा और दूसरे लम्हे उनके मुंह हैरत से खुल गए, आंखें खौफ से फैल गईं। वो दोनों ही उस शख्स पर लपके। उन्होंने उसे नीचे गिरा लिया, उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए। फिर वो जोर जोर से सीटियां बजाने लगे। दूर दूर तक फैले हुए कांस्टेबल दौड़ पड़े और जरा सी देर में उस शख्स को रस्सियों से बांध दिया गया। वो बेचारा एक लफ्ज भी नहीं बोल सका और पुलिस वालों के चेहरे पर ऐसे खुशी के आसार फैल गए जैसे उन्हें कारून का खजाना मिल गया। आओ, तालूत ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। देख रहे हो पुलिस की आला कारकर्दगी, एक एक पुलिसमैन को तुम्हारा हुलिया याद करा दिया गया। वो तो ठीक है तालूत, लेकिन इन लोगों के साथ जो सलूक होगा तुम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। 2-4 गिरफ्तार होकर वहां पहुंच जाएंगे तो फिर किसी के साथ बुरा सलूक नहीं होगा, तालूत ने लापरवाही से कहा और एक शख्स के चेहरे के सामने हाथ फैला दिया। दाऊद रहमानी की कोठी से होटल तक का फासला तालूत ने पैदल ही तय किया और पूरे रास्ते में वो यही हरकत करता चला आया। तकरीबन 45 नौजवान मेरे हम शक्ल बन गए। फिर हम होटल में दाखिल हुए। यहाँ पर तालूत ने अपनी और मेरी शक्ल भी दुरुस्त कर ली। अपने कमरे में पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली। अब कल के अखबारात देखने के काबिल होंगे, और दर हकीकत दूसरे दिन के अखबारात देखने के काबिल ही थे। खौफनाक कातिल उर्फ मॉडर्न जादूगर के कारनामों से अखबारात भरे पड़े थे। हर अखबार का मौजू आरफ जमाल था, वो अनोखा जादूगर जिसने अपने दर्जनों हम शक्ल बना दिए। अखबारात में बड़ी दिलचस्प तफसील थी। पुलिस का पूरा महकमा सख्त मसरूफ था। ये मालूम होने के बावजूद कि उसके हम शक्ल फर्जी हैं, पुलिस अब भी उन हम शक्लों को इस उम्मीद में गिरफ्तार कर रही थी कि मुमकिन है उनमें से कोई असल हो। पकड़े जाने वालों के बारे में दिलचस्प खबरें थीं। उनके अज़ा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तालूत एक खबर सुनकर हंस रहा था। बेशुमार तस्वीरें छपी थी जो मेरे हम शक्लों की थी। उनमें जिसामत के फ़र्क के अलावा सर मुंह फ़र्क नहीं था। फिर तालूत ने कहा, अब होटल वाले भी हमें पहचान लेंगे, इसलिए जितनी देर होटल में क़याम करेंगे शक्ल बदल कर करेंगे। बल्कि मेरे जहन में एक और तजवीज़ है। वो क्या? मैं अपनी असल शक्ल में गिरफ्तार हो जाऊंगा और पुलिस के हाथ लगकर उन लोगों से थोड़ी सी तफरीक करूंगा। बस बहुत हो गया तालूत, अब मैं मजीद कोई गड़बड़ पसंद नहीं करूंगा। लेकिन तुम कहाँ चलने की बात कर रहे थे? क्या मतलब? तुम किसी जगह की तारीफ कर रहे थे कि वहाँ का इलाका बहुत खूबसूरत है। मेरा ख्याल है हमें चल देना चाहिए। यार दिल तो ठंडा नहीं हुआ, यहाँ अभी कुछ और तफरीह करने की ख्वाहिश है, लेकिन तुम अगर चाहते हो तो यही सही, फिर तैयारियां करो। हाँ तालूत, बस यहाँ से निकल जाने को दिल चाह रहा है। यहाँ से बहुत सी तलख यादें वाबस्ता हैं। यहाँ रहा तो नरगिस से मिलने को भी दिल चाहेगा। एक जगह रहते हुए और आसानी से होते हुए उससे दूर रहना मुश्किल है, लेकिन मैं उस मासूम लड़की को बर्बाद करना नहीं चाहता। उसका बेहतर तरीका यही है कि यहाँ से निकल चलो, मैंने अज़रदा लहजे में कहा और तालूत मेरी शक्ल देखने लगा। तुमने मुझे इंतबाह किया था कि इस गंदे माहौल की किसी लड़की से दिल लगाने की कोशिश ना करूं और खुद देवदास बन गए। सुनो मिस्टर आरफ,
ये आहें और सोग अब नहीं चल सकेगा। जिंदगी को पूरी तरह दिलचस्पियों में गुम कर दो, वरना मजा खराब हो जाएगा। कुछ दिन की मोहलत दे दो तालूत। पिछले दिन जिस तरह गुजरे हैं वो इतनी आसानी से फरामोश नहीं होंगे। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई शिकायत ना हो। दूसरे दिन हम ज़रूरी तैयारियों के बाद स्टेशन रवाना हो गए। ट्रेन की रवानगी में थोड़ा सा वक्त बाकी था, इसलिए हम दोनों कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ गए। फर्स्ट क्लास के एयर कंडीशन डब्बे में हमारे अलावा और कोई ना था। डब्बा खाली देखकर तालूत ने होंठ सकोड़ लिए। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, उसने मायूसी से कहा। क्या मतलब? देख नहीं रहे यहाँ तो उल्लू बोल रहे हैं, तालूत मुंह बसोर कर बोला। हमारे यहाँ के बहुत कम लोग फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, और फिर ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम तन्हा हैं, आज़ादी रहेगी। लेकिन उसी वक्त कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला और एक स्याह सूटकेस अंदर आ गया। उसके पीछे कुलियों की पूरी फौज चढ़ आई। आध दर्जन सूटकेस, बास्केट और दूसरी चीजें अंदर आईं। तालूत मुंह फाड़े ये सब कुछ देख रहा था। फिर पुराने तर्ज की सफेद बालों वाली एक बड़ी बी नजर आईं, जिनकी कमर झुकी हुई थी। तालूत ने बुरा सा मुंह बनाकर आंखें भींच ली। मुझे जोर की हंसी आई। उठो तालूत, आंखें बंद किए हुए क्यों हो? क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। अबे तो क्या यहाँ बैठोगे? लानत है इन बड़ी बी पर। तालूत आंखें ही नहीं खोल रहा था। बड़ी बी के पीछे एक रंगीन लिबास नजर आया और मेरी आंखें चुंधिया गईं। जदीद तर्ज के चुस्त पजामे पर खूबसूरत फराक पहने और दुपट्टा गले में डाले एक रश के हूर अंदर दाखिल हुई। सादा सा सफेद चेहरा, धुली धुली आंखें जिनसे बेपनाह शोखी टपक रही थी, इंतहाई मुनासिब जिस्म, दराज कद। फिर बात एक हद तक महदूद नहीं रही। उसके पीछे दो और हसीनाएं अंदर दाखिल हुई। वो ये दोनों हुस्न में पहली लड़की के मुकाबल नहीं थी, ताहम वो भी इंतहाई हसीन कही जा सकती थी। आंखें तो खोलो, मैंने तालूत के कान में सरगोशी की। बकवास बंद करो आरफ, सामान पर लानत भेजो और खामोशी से नीचे उतर चलो। तालूत ने उसी तरह आंखें बंद किए हुए मेरा बाजू पकड़कर मुझे भी खड़ा कर दिया। तुम्हारी मर्जी, वैसे बड़ी भी तन्हा नहीं है, मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा। क्या मतलब? तालूत ने बदस्तूर उसी अंदाज में कहा। आंखें खोलो तो पता चले, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और तालूत ने खौफजदा अंदाज में आंखें खोल दी। उसकी निगाहों के सामने वही लड़की थी। तालूत ने उसे देखा, आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, और वो मेरी तरफ पलटते हुए बोला, अबे तुम बैठो ना, खड़े क्यों हो गए? और खुद भी वो धम से बैठ गया। मुझे हंसी आने लगी। लड़कियां और बड़ी भी अभी तक हमारी तरफ मतवज्जा नहीं हुई। 2-3 आदमी उनका अजीमो शान सामान सजाने में लगे हुए थे, और फिर जब सामान लग गया तो उन्होंने गहरी सांसें ली। ठीक है सरदार अली, बस तुम लोग जाओ, बड़ी बी ने कमर सीधी करने की कोशिश करते हुए कहा। खुदा हाफिज। मोहरा ना बेटा, खुदा हाफिज, सरदार अली ने कहा और गाड़ी से उतर गए। लड़कियां अपनी सीटों पर बैठ गईं। तब उनकी निगाह हम दोनों की तरफ उठी और वो बैठते बैठते चौंक पड़ी। ऐसे लगता था जैसे अब तक किसी ने हमें देखा ही नहीं। लड़कियों ने पलटकर बड़ी बी से कुछ कहा और बड़ी बी चौंक पड़ी। उन्होंने पूरा वजूद घुमाकर हमें देखा। इस बुढ़ापे में भी बड़ी खतरनाक आंखें थी उनकी, और फिर वो तूफानी अंदाज में उठ खड़ी हुई। खुदा खैर करे, तालूत ने बड़ी बी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर कहा। बड़ी बी हमारे करीब पहुंच गई। कौन हो जी तुम? उन्होंने कड़कदार आवाज में पूछा, और सचमुच मेरे अलावा तालूत का भी हुलिया बिगड़ गया। उसने घबराए हुए अंदाज में मेरी तरफ देखा और मैं जल्दी से बोल पड़ा, आदमी हैं जी, बिल्कुल आदमी। आदमी के बच्चों, इस कंपार्टमेंट में क्यों घुस आए? हमने पूरा डब्बा रेजू करवाया है। सरदार अली, ओ सरदार अली। बड़ी बी चीखी, लेकिन सरदार अली वापस जा चुके थे। चलो उतरो, निकलो यहाँ से। बड़ी बी फिर हमारी तरफ रुख करके चीखी। हमारी खुशियों पर औस पड़ गई। जितना उन चेहरों को देखकर खुशी हुई थी, उतना ही बड़ी बी की बकवास पर कोफत होने लगी। इसके अलावा मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि दर हकीकत हम गलत कंपार्टमेंट में तो नहीं आ गए। बड़ी बी पूरे कंपार्टमेंट को रेजरू कराने की बात कर रही थी। अरे तुम उठते हो या नहीं? बड़ी बी फिर धाड़ी। बैठा रहने दो रशीदा बुआ,
बेचारी सूरत से शरीफ लोग मालूम होते हैं, एक लड़की ने कहा। जी हाँ, हम बिल्कुल शरीफ हैं, तालूत जल्दी से बोला। अरे तुम्हारी शराफत में आग लगा दूं, उतरते हो या बुलाऊं टीटी को? बड़ी बी किलकिला कर बोली। आरिफ, क्या मैं इस बुढ़िया का दिमाग दुरुस्त कर दूं? तालूत को अब गुस्सा आने लगा, लेकिन मैंने उसका हाथ दबाया और फिर जल्दी से अपने टिकट निकाल लिए। टिकटों पर इसी कंपार्टमेंट का नंबर मौजूद था, सीटें भी यही थी जिन पर हम बैठे हुए थे। तब मैंने होंठ भींच कर बड़ी बी को देखा। पढ़ना जानती हो? अरे तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, 5 सपारे पढ़े हैं पूरे, तुम बस उतर जाओ। बड़ी बी, पूरा कंपार्टमेंट रेजो नहीं है, हमारे पास टिकट भी इसी कंपार्टमेंट के हैं, आप लोग देखिए। मैंने टिकट लड़कियों की तरफ बढ़ा दिए। रशीदा बुआ बैठ जाओ, मुमकिन है पूरा कंपार्टमेंट ना मिल सका हो, बैठा रहने दो इन्हें, क्या हर्ज है? इस बार हसीन लड़की ने कहा। ये मुआ सरदार अली भी सठिया गया है, भला लड़कियों को अकेले गैर मर्दों के साथ सफर कराओगी? हाय, मुझे तो ये सफर हराम हो जाएगा, बड़ी भी हार मानने वाले अंदाज में बोली। फिर वो वापस लौटकर अपनी सीट पर जा बैठी। ठीक है बुढ़िया, तुझे ऐसा दुरुस्त करूंगा कि क्या याद करेगी, तालूत ने दांत पीसते हुए कहा। खूबसूरत लड़की अपने पर्स से टिकट निकाल कर देखने लगी। फिर उसने बूढ़ी औरत को घूरते हुए कहा, ख्वामख्वा इन बेचारों से बदतमीजी कर रही थी तुम बुआ, सरदार अली ने सिर्फ 4 टिकट लिए हैं। अरे सत्यानाश जाए इस सरदार अली का, देखो मियाँ से शिकायत करूंगी। बड़े बी ने घुटनों पर हाथ रखकर बैठते हुए कहा। माफ कीजिएगा आप लोग बुआ की बेवकूफ़ी को, दरअसल हमने पूरा कंपार्टमेंट रेजरो करवाने के लिए कहा था, लेकिन मुलाजिम की गलती से ऐसा नहीं हो सका, या मुमकिन है कंपार्टमेंट ना मिल सका हो। आप इस एटम बम को कहां से उठा लाईं? तालूत ने नाक कोड़ कर कहा। अबे क्या बक रहा है लौंडे, जुबान संभाल लीजियो, अल्लाह कसम बड़े बड़ों के दिमाग सीधे कर दिए मैंने, बड़ी भी आंखें निकाल कर बोली। बुआ खामोश नहीं बैठ सकती तुम, लड़की सख्त लहजे में बोली। ए तो इसे कुछ नहीं कहोगी बेटा, मुझे एटम बम कह रहा है, बड़ी बी ने एहतजाज किया। शादी हो गई है इनकी? तालूत ने फिर पूछा। इशारा बड़ी बी की ही तरफ था। लड़कियां बेसाख्ता हंस पड़ी, लेकिन बड़ी बी के तन बदन में आग लग गई। ए शादी हो तेरे होतो सोतो की, देख लो बेटा, मना कर लो इनको, मेरा नाम भी। ओहो माफ कीजिए बुआ, शायद आपके यहाँ शादी ब्याह नहीं होते। तालूत भी अब बड़ी बी में पूरी दिलचस्पी लेने लगा। मुझे भी बड़ी बी पर हंसी आई और लड़कियां भी हंस रही थी। मैं कहती हूँ जुबान बंद कर गे, बड़ी बी गुस्से से खड़ी हो गई, लेकिन उसी वक्त ट्रेन को एक झटका लगा और बड़ी बी लड़कियों पर गिर पड़ी। ट्रेन चल पड़ी थी, लड़कियां खुद पर से बड़ी बी को धकेल रही थीं। तौबा है बुआ, तुमने मेरी पिंडलियां तोड़ दी, खूबसूरत लड़की ने नाक सकोड़ते हुए कहा। ये सत्यानाश जाए इन रेल वालों का, ऐसा झटका देकर चलाते हैं और फिर इन कामबख्तों ने और दिमाग खराब कर दिया, बड़ी भी उठते हुए बोली, और लड़कियों ने बाजू पकड़कर उन्हें सीट पर बिठा दिया। जोर से तो नहीं लग गई बिटिया, बड़ी भी खूबसूरत लड़की की पिंडलियों की तरफ हाथ बढ़ाती हुई बोली, और लड़की ने हल्की सी चीख के साथ पिंडलियां सकोड़ ली। ठीक हूँ बुआ, वो जल्दी से बोली, और बुआ सीट की पुश से टिक गई। खूबसूरत लड़की की साथी लड़कियां भी मुस्कुराती निगाहों से हम दोनों को देखने लगी। तालूत अब खामोश हो गया, मैं भी लड़कियों की तरफ से बेतवज्जा हो गया। वैसे वो लड़की बहुत हसीन थी, लेकिन अब हसीन लड़कियों से मुझे ज़्यादा रगबत नहीं रह गई थी, और ख़ास तौर से किसी शरीफ लड़की से। ज़ाहिर है मेरे अंदर भी इतनी हमीयत बाकी थी कि शरीफ और मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाना नहीं चाहता था। रही इश्क व मोहब्बत की बात, सो वो भी बेकार थी। मेरी ज़िंदगी बारूद का ढेर थी, जिस वक़्त कोई चिंगारी आ पड़ी राख हो जाएगी, फिर इन बातों से क्या फ़ायदा। चुनाचा मैंने उस हसीन लड़की की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी। तालूत अलबत्ता बहुत खुश था। बड़ी बी ने हम लोगों से काफ़ी बदकलामी की थी, और तालूत भी उनसे मुसलसल छेड़छाड़ कर रहा था। अगर कोई और मौका होता तो तालूत बड़ी बी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता, लेकिन वो भी शायद तफरीह के मूड में था। आरिफ, थोड़ी देर के बाद उसने मुझे मुखातब किया। मैं चौंक पड़ा। क्या ख्याल है? मेरा मतलब है इन लोगों के बारे में। मैं नहीं समझा, मैंने तअज्जुब से कहा। यार लड़की वाकई हसीन है,
मैं कुछ वक्त बर्बाद करने के मूड में हूँ, तालूत ने सरगोशी के अंदाज में कहा। ज़रूर करो, मैंने एक गहरी सांस ली। जिंदाबाद। मैं समझा था कि तुम मुझे अखलाकियात पर कोई लेक्चर देना शुरू कर दोगे, लेकिन इस इजाज़त से तबीयत खुश हो गई। लेकिन शर्त यह है यार कि तुम भी इन मामलात में पूरी दिलचस्पी लोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने जहन पर तारी जमूद को तोड़ने की कोशिश करते हुए कहा। इस सोगवारी से क्या फ़ायदा, ना जाने क्यों मैं अभी तक खुद को हालात में ज़म नहीं कर सका था। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक लड़की ने बड़ी बी से कहा, बुआ तुम आराम से लेट जाओ, बैठे बैठे तुम्हारी कमर दुख जाएगी। कैसे लेट जाऊं बिटिया, इस मोए सरदार अली ने तो सफ़र हराम कर दिया, पूरा डब्बा लेना चाहिए था। इन दोनों की मौजूदगी में मुझे चैन कहाँ, बड़ी बी ने कराहते हुए कहा। बुआ वो आदम खोर तो नहीं, तुम बिला वजह उन बेचारों की बेइज्जती किए जा रही हो, खूबसूरत लड़की ने कहा। बस बस बिटिया, तुम क्या जानो इन मर्दों को, बड़े कम बख्त हुए हैं मट्टी मारे, बड़ी बी ने बड़ी बेजारी से कहा, और आवाज़ इतनी थी कि हम बखूबी सुन रहे थे। लड़कियों ने फिर हमारी तरफ देखा। बड़ी तजर्बेकार मालूम होती हैं बड़ी बी मर्दों के मामले में, तालूत ने मुझे मुखातब करके कहा, लेकिन आवाज़ इतनी ऊंची थी कि उन लोगों ने बखूबी सुन लिया। बड़ी बी चौंक कर संभल गई, लेकिन हम उनकी तरफ नहीं देख रहे थे। शोहर जान छुड़ाकर भाग गया होगा 2 ही दिन में, मैंने कहा। अरे इस सूरत हराम से शादी ही किसने की होगी, तालूत ने कहा। नहीं नहीं, जवानी में तो अच्छी खासी होगी, मैंने कहा। बड़ी बी हमारा एक एक लफ्ज़ सुन रही थी। लड़कियों ने हंसी रोकने के लिए मुंह बंद कर लिए थे और बड़ी बी का आतिश फशा उगलने ही वाला था। तालूत ने बड़ी बी की तरफ देखा। वैसे शक्ल सूरत तो अब भी बुरी नहीं, क्या ख्याल है अपने रासम के लिए रिश्ते की बातचीत करें? मैं कहती हूँ मेरे मुंह मत लगो, कमबख्त मारो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। मुझ बुढ़िया का मजाक उड़ाते हो बेशर्मो, बड़ी बी आग बगोला होकर बोली। मैं और तालूत चौंक कर उन्हें देखने लगे। अब क्या हो गया मोहतरमा, तालूत ने शरारत से पूछा। आने दो दूसरा स्टेशन, बताऊंगी तुम्हें क्या हो गया। अरे कीड़े पड़े सरदार अली मुर्दार में, कहाँ फंसा दिया कमबख्त ने। उन्होंने क्या किया होगा खातून, कुछ बीमार हैं, तालूत ने बराह रास्त लड़की से पूछा और लड़की हंस पड़ी। बराह करम आप ही लोग सब्र कर लें, बुआ बहुत पुराने ख्यालात की हैं, मैं उनकी बदतमीज़ी के लिए मुआज़रत ख्वाह हूँ। लो तुम बदतमीज़ी मैंने ही की है और तुम कैसी पटर पटर गैर मर्दों से बातें कर रही हो। अरे खामोश रहो, मैं मियाँ को क्या मुंह दिखाऊंगी। बड़ी बी सख्त परेशानी के आलम में बोली। बुआ खामोश रहो, अब तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज़ भी ना निकले, लड़की ने सख्त लहजे में कहा और बड़ी बी उसकी शक्ल देख कर रह गई। बहरहाल उसके बाद उनको कुछ बोलने की हिम्मत ना हुई, लेकिन उनकी खौफनाक आंखें वो हम दोनों को इस अंदाज में घूर रही थी जैसे कच्चा ही खा जाएंगी। आप लोग कहाँ तशरीफ़ ले जा रही हैं, तालूत ने पूछा और बड़ी बी बेचैनी से पहलू बदल कर रह गई। लड़कियां किसी कदर संजीदा हो गईं। फिर खूबसूरत लड़की ने खुश्क लहजे में कहा, बुआ अब कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे दरमियान अजनबियत बरकरार रहनी चाहिए। आप लोग अपने काम से काम रखें। ला हौला वला कुव्वा, तालूत ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। सब एक जैसे हैं। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, बहुत बेहतर खातून, अब इस अजनबियत को आप ही ख़त्म करेंगी। फिर वो दूसरी तरफ मतवज्जा हो गया। बड़ी बी के चेहरे पर किसी कदर सकून के आसार नजर आए। ट्रेन बरक रफ्तारी से सफ़र कर रही थी। आरिफ, तालूत ने मेरी तरफ रुख करके सरगोशी की। हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कोई तरकीब सोचो, मैं इन मगरूर लड़कियों को नीचा दिखाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है मुझसे बेहतर तुम सोच सकते हो। मैं, तालूत ने होंठ भींच कर कहा, मैं जो कुछ सोचूंगा उस पर तुम्हें एतराज़ तो नहीं? शराफत के दायरे में रहकर, बहरहाल वो कमज़ोर लड़कियां हैं, मैंने कहा और तालूत पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर उसने आंखें बंद कर ली। काफ़ी वक्त खामोशी से गुजर गया। दफतन बड़ी बी अपनी जगह से उठी और बाथरूम की तरफ लपकी। मैंने अचानक तालूत को संभलते हुए देखा। उसने नीमबाज आंखों से बड़ी बी को देखा, फिर दाएं सिमत गर्दन झुकाकर आहिस्ता से बड़बड़ाया, रासम। मैंने उसकी लिबास की सरसराहट सुनी, फिर रासम की सरगोशी सुनाई दी। आका ज़रा देखना, तालूत आहिस्ता से बोला। उसके जवाब में कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैं भी संभल कर बैठ गया। मैं समझ गया कि बड़ी बी की शामत आई है।
बड़ी बी बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे उनकी बेहानक चीख सुनाई दी। उन्होंने बाथरूम के दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। वो बुरी तरह गिरी और लड़कियां उछल पड़ीं। अरे अरे, बड़ी बी हज़ियानी अंदाज में चीख रही थी। लड़कियां झपट कर उनके करीब पहुंच गईं। क्या हुआ बुआ? वो उन्हें झंझोड़ झंझोड़ कर पूछने लगी। अरे बच गई, अरे बाल बाल बच गई, बड़ी बी गर्दन पटकते हुए बोली। हुआ क्या? खूबसूरत लड़की ने झंझलाते हुए अंदाज में पूछा। फर्श, हाय अगर मैं अंदर कदम रख देती तो क्या होता? वहाँ तो फर्श ही नहीं है, दौड़ती हुई ज़मीन नजर आ रही है बाथरूम में। लड़की चौंक कर बोली। हाँ, अगर गिर पड़ती तो कीमा बन जाता। बड़ी बी के पूरे जिस्म से पसीना बह रहा था। ये कैसे मुमकिन है? नुसरत देखो तो, खूबसूरत लड़की ने एक लड़की से कहा, और लड़की ने बाथरूम के करीब पहुंचकर उसका दरवाज़ा खोला और फिर पलटकर बोली। बुआ का दिमाग खराब हो गया है, सब ठीक है। क्या? बड़ी बी उछल पड़ी। उन्होंने खौफजदा अंदाज में बाथरूम की तरफ देखा। दूसरी लड़की भी बाथरूम की तरफ बढ़ गई। फिर वो हंसते हुए बोली। बुआ की आंखें कमज़ोर मालूम होती हैं, सब ठीक तो है। और बड़ी बी उठकर खड़ी हो गई। खूबसूरत लड़की खुद भी बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अब वाकई पागल हो गई हैं बुआ, ख्वाम ख्वाह अपना मजाक बनवा रही हैं, उसने झंझलाते हुए अंदाज में कहा। मैं सच कह रही हूँ बेटा, अल्लाह की पनाह, ये मेरी आंखों को क्या हो गया? बड़ी बी ने गहरी गहरी सांसें ली। चक्कर आ गया होगा, माफ़ करना बेटा, तुम लोगों को तकलीफ दी। नहीं, आप खूब तमाशा बना लें हमें, लड़की ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, और बड़ी बी बाथरूम में दाखिल हो गईं। लड़कियां अपनी सीटों पर आ बैठी। दूसरी दोनों लड़कियां बराबर हंसे जा रही थीं। बड़ी बी ने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया और खूबसूरत लड़की बुरा सा मुंह बनाए बैठी थी। मैंने तालूत की तरफ देखा। वो लापरवाही से पुश्तगाह से गर्दन टिकाए बैठा था। मैं जानता था कि तालूत इतनी ही बात पर मुतमिन नहीं होगा। उसे लड़कियों का ये अजतनाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर थोड़ी देर के बाद ही मेरी बात की तस्दीक हो गई। बाथरूम से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें आ रही थीं। अबे क्या हो गया? लड़की दांत पीस कर बोली। खोलो बेटा, दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? खोलो, जल्दी खोलो। बाथरूम से बड़ी बी की आवाज़ सुनाई दी। देखो भाई रूमी, इन्होंने तो आज नाक में दम कर दिया, खूबसूरत लड़की ने दूसरी लड़की से कहा और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। एक का नाम रूमी और दूसरी का नुसरत, लेकिन खुद उन मोहतरमा का नाम क्या था? तालूश ने सरगोशी के अंदाज में कहा। लेकिन मैं क्या जवाब दे सकता था? मैं तो रूमी को बाथरूम के दरवाजे पर कुव्वत आजमाई करते हुए देख रहा था। बुआ, दरवाज़ा अंदर से बंद है। खुला हुआ है बेटा, अल्लाह कसम तुम बाहर से खोलो। बाहर से भी खुला हुआ है, रूमी ने पाँव पटकते हुए कहा। मेरे मौला, फिर ये खुल क्यों नहीं रहा? अरे मेरा दम घुट जाएगा, अरे मैं मर जाऊंगी, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो। रूमी फिर दरवाजे को अंदर धकेलने लगी। लेकिन दरवाज़ा कैसे खुलता? मैं जानता था कि वो तालूत की मदद के बगैर नहीं खुल सकता। दूसरी दोनों लड़कियां भी उठकर दरवाजे पर आ गईं और सब मुश्तरका कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजे को खुलना था और ना ही खुला। बड़ी भी अंदर से मुसलसल चीखे जा रही थी और तालूत इत्मीनान से आंखें बंद किए सीट से टिका हुआ था। इस दौरान लड़कियों ने कई बार मुल्तजी अंदाज में हमारी तरफ भी देखा, लेकिन हमारे उठने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। वो आपस में खुसर फुसर करने लगी। फिर नुसरत हमारी तरफ बढ़ी। देखिए, बाथरूम का दरवाज़ा ना जाने किस तरह बंद हो गया, बराह करम हमारी मदद करें। हमारे दरमियान अजनबियत बरकरार रहनी चाहिए मोहतरमा, तालुक ने खुश्क लहजे में कहा, और लड़की बेबसी से दोनों लड़कियों की तरफ देखने लगी जिन्होंने उसका जवाब सुन लिया था। अरे मैं मरी, हाय मेरा दम चला, मर जाओ, हमें क्या करें? खूबसूरत लड़की झंझला कर बोली और फिर दूसरी लड़की से कहा, जंजीर खींच दो, ये ट्रेन है या बूचड़ खाना? और नुसरत जंजीर की तरफ बढ़ी। तालूत ने जंजीर की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। नुसरत ने जंजीर का हैंडल खींचा और हैंडल उखड़कर उसके हाथ में आ गया और नुसरत गिरते गिरते बची। अरे मैं मर गई लड़कियों, अरे मैं मर गई। अंदर से बुआ की आवाज़ फिर आई। सीमी बाजी, जंजीर, नुसरत ने घबराई हुई अंदाज में कहा, लेकिन कहने की ज़रूरत नहीं थी, लड़कियां भी जंजीर का हशर देख चुकी थीं। सीमी, तालूत ने एक गहरी सांस ली। वाकई बड़ा मुनासिब नाम है। तीनों लड़कियां फिर हमारी तरफ देखने लगी। मुझे कुछ बेचैनी हो रही थी, लेकिन जानता था कि मैं भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। और फिर तालूत इस मामले में मेरी मुदाखलत
पसंद नहीं करेगा। अचानक खूबसूरत लड़की पांव पटकती हुई हमारे नज़दीक आ गई और हमें घूरने लगी। सुनिए, उसने लरजती हुई आवाज़ में कहा। फरमाइए, तालूत आंखें बंद किए हुए बोला। क्या हम मदद के मुस्तहिक नहीं? क्या आपके रवैये से हम जलील नहीं हो गए? तालूत ने बरजस्ता कहा। तो आप इंतकाम ले रहे हैं, इंसानी फितरत है, तालूत ने जवाब दिया, और वो पांव पटकती हुई वापस चली गई। तीनों फिर दरवाजे पर जोर आजमाई करने लगीं। अब वो सचमुच परेशान हो गई। बड़ी बी की आवाज़ आना भी बंद हो गई थी। काफ़ी देर तक वो सर मारती रहीं, फिर वही लड़की तालूत के सामने आई। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, बराह करम हमारी मदद करें, उसने आहिस्ता से लहजे में कहा, और तालूत उछल कर खड़ा हो गया और फिर मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, अरे तुम खामोश क्यों बैठे हो? जाओ जल्दी से दरवाज़ा खोलो, ना जाने बेचारी बुआ का क्या हाल हुआ होगा। जल्दी उठो भाई। फिर हम दोनों दरवाजे पर पहुंच गए। तालूत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। हम दोनों ने दरवाजे को धकेला। अब ना खुलने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। चुनाचा दरवाज़ा खुल गया। बड़ी भी बाथरूम की दीवार से टेक लगाए बैठी थी। उनकी आंखें बंद थी। लड़कियां गराब से अंदर घुस गईं। बेहोश हैं, हटिए आप लोग, तालूत ने कहा और बड़ी बी को उठाकर बाहर ले आया और उन्हें सीट पर लेटा दिया। लड़कियां उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगीं। चंद मिनट के बाद बड़ी भी होश में आ गईं, लेकिन उनके हवास अभी तक बहाल नहीं हुए। आज आपने जिस कदर परेशान किया है बुआ, सीमी दांत पीस कर बोली, आइंदा आपको कभी साथ नहीं लाऊंगी। ए मेरे मौला, बड़ी भी गहरी सांस लेकर बोली, और फिर उनकी निगाह हम दोनों पर पड़ी और उनके चेहरे के तासरात बदलने लगे। चलिए आप ऊपर के बर्थ पर जाकर लेट जाएं फौरन, सीमी ने बड़ी बी के कुछ कहने से पहले कहा और ज़बरदस्ती उनका हाथ पकड़कर उन्हें बर्थ पर चढ़ा दिया। जिंदगी अजीरन कर दी। वो बड़बड़ाती हुई बैठ गई। दूसरी लड़कियां भी बैठ गईं। तालूत और मैं अपनी जगह जा बैठे। नुसरत काफ़ी पिलाओ, सीमी ने कहा। नुसरत बास्कर से काफ़ी का भरा थर्मास निकालने लगी। फिर उसने खूबसूरत मग उसमें से निकाले और उनमें काफ़ी उंडेलने लगी। सीमा ने हमारी तरफ इशारा कर दिया और नुसरत एक ट्रे में काफ़ी के 2 गिलास लेकर हमारे करीब पहुंच गईं। तालूत ने इत्मीनान से एक गिलास उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया और दूसरा खुद ले लिया। उसने शुक्रिया भी अदा नहीं किया। लड़कियों के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बुआ, नुसरत ने आवाज़ दी, काफ़ी पिएंगी? नहीं बेटा, मेरी हालत अच्छी नहीं, मगर तुम इन मर्दों को मुंह मत लगाना, बड़ी बी ने कहा। अगर ये मर्द ना होते बुआ, तो आप उसी बाथरूम में पड़े पड़े मर जाती, सीमी ने कहा और बुआ खामोश हो गई। आखिर उन्हें हम दोनों से क्या बैर है? तालूत ने पूछा। उन्हें तमाम मर्दों से बैर है, सिर्फ आपसे नहीं। बहरहाल आप उन्हें हमारी मुलाजमा समझकर मुआफ़ कर दें। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सीमी ने काफ़ी का घूंट लेते हुए कहा। यह सवाल आप पर उधार है, तालूत ने कहा। हम जलालाबाद जा रहे हैं। इत्तफाक है, हम सफ़र होने के साथ साथ हम लोग एक ही जगह जा रहे हैं। हम भी जलालाबाद उतरेंगे। क्या आप वहीं रहते हैं? एक खामोश नहीं बैठेगी लड़की, ऊपर से बुआ चीखी। नुसरत, अगर बुआ आइंदा बोली तो उन्हें उठाकर दोबारा बाथरूम में बंद कर देना, सीमी दांत पीस कर बोली और बुआ घबरा कर खामोश हो गई। नहीं, तालूत ने जवाब दिया, हम वहाँ बेगर्दे तफरी जा रहे हैं। क्या आपका क्याम वही है? जी हाँ। ये बुआ आपकी कौन है? बस सरपरस्त हैं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, आखिरी इम्तिहान देकर वापस जा रही हूँ, और ये मेरी सहेलियाँ हैं जो मुझे लेने आई हैं। तो क्या बुआ आपके साथ शहर में रहती हैं? जी हाँ। जिंदगी अजीरन कर दी होगी आपकी, तालूत ने कहा और लड़की मुस्कुराकर खामोश होगी। आपने हम लोगों का नाम नहीं पूछा। बता दो, खुद नहीं पूछा तो, बुआ ने तंजिया अंदाज में कहा और लड़कियां हंस पड़ीं। चलिए बुआ कह रही हैं तो बता दीजिए, रूही ने कहा। मुझे क्या जरूरत पड़ी है गैर मर्दों का नाम पूछने की, तुम्हें ही मुबारक हो, बुआ ने बड़बड़ाते हुए कहा। चलिए बुआ नहीं चाहती तो जाने दीजिए, वैसे खासी दिलचस्प शख्सियत हैं। क्या वाकई इन्होंने शादी नहीं की? मैं कहती हूँ तो मेरे पीछे क्यों पड़ गया है आखिर? बुआ बर्थ पर पाँव लटकाकर बैठ गई। वो खौनख्वार निगाहों से तालूत को घूर रही थी, लेकिन तालूत ने बुआ की तरफ मतवज्जा हुए बगैर कहा, अगर इनकी शादियां नहीं हुई तो मिस सीमी, तो फिर मैं आपको कुछ तकलीफ दूंगा। कैसी तकलीफ? यास्मीन ने भी अब दिलचस्पी लेते हुए पूछा। बस इनके सामने बताते हुए शर्म आती है, तालूत ने गर्दन झुकाते हुए पूछा
और लड़कियां कहके लगाने लगी, मर जाओ, खुदा करे मर जाओ दोनों, आंखें फूटे। बुआ जल्दी से बर्थ पर लेट गईं। बस अब बबुआ को माफ कर दीजिए, बहुत जिच हो गई हैं बेचारी, सिमी ने सिफारिश की। हाय ये दिल के मामले में क्या अर्ज करूं, ये तुम्हारे दिल को आग लगे, कीड़े पड़ जाएं कमबख्त में, बुआ कलकलाईं। लड़कियां बेतहाशा हंस रही थी और मुझे भी हंसी आ रही थी। तालूत इंतहा पसंदी के मूड में था। आप लोग भी तालब इल्म हैं? सिमी ने पूछा। मैं तो बस तालिबे बुआ हूँ, मगर क्या करूँ, इस जालिम का दिल पिघलता ही नहीं, तालूत ने आहिस्ता से कहा और बुआ फिर उठकर बैठ गईं। उनका बस नहीं चलता था कि तालूत को कच्चा चबा जाएं। अल्लाह, आप तो हंसा भी नहीं जाता, बस खुदा के लिए खामोश हो जाइए, रूही ने कहा। नहीं नहीं, हंसो हंसो, मर जाओ हंसते हंसते, बुआ ने कहा और बर्थ से नीचे उतर आईं। अब अगर कुछ कहा लड़के तो बस जूतियां मार मार कर तेरा सर गंजा कर दूंगी। बोल के देख, क्या समझ रखा है आखिर। लज्जते पापोश जाना हलवा बादाम है, तालूत गुनगुनाने लगा और बुआ सचमुच जूती उतार कर तालूत पर लपकी। अरे अरे बुआ, दोनों लड़कियों ने बड़ी बी को पकड़ लिया। हंसते हंसते उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बुआ से जूती छीन ली गई और लड़कियां ने उन्हें जबरदस्ती पकड़कर बिठा लिया। अल्लाह, अब खामोश हो जाइए, सीमा ने कहा और वो भी बेतहाशा हंस रही थी और तालूत शरारत अमीर अंदाज में मुस्कुरा रहा था। जलालाबाद का 12 घंटे का सफर इंतहाई दिलचस्प गुजरा। बुआ कई बार गुस्से से दीवानी हुई, फिर थक हार कर बर्थ पर सो गई। तालूत भी बेहतरीन मूड में था। उसने बुआ को और कोई सजा नहीं दी, लेकिन जब तक वो सो नहीं गई वक्फे वक्फे से उनके हुस्न की तारीफ करता रहा और बुआ चिराग पा होती रही। इस दौरान लड़कियां भी काफ़ी बेतकल्लफ हो गईं, यहाँ तक कि खाना भी एक साथ खाया गया। तालूत ने उन्हें अपना नाम आदल और मेरा साइम बताया। उसने मुझे अपना भाई बताया था। जलालाबाद करीब आ गया तो सिमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सफ़र तवील अरसा तक याद रहेगा आदल साहब, खास तौर से बुआ को। बहरहाल हम आपके शुक्रगुजार हैं। क्या जलालाबाद में आपसे मुलाकात नहीं हो सकेगी मिस सिमी? तालूत ने पूछा। मैं ये बताते हुए शर्मिंदा हूँ आदल साहब कि हमारा ख़ानदान इंतहाई कदामत पसंद है। मेरे वालिद और वालदा भी इस रंग में रंगे हुए हैं। वालिद साहब अजनबियों से मिलना पसंद नहीं करते, ख़ास तौर से कम हसीयत लोगों से। उस ख़ानदान की एक झलक आप बुआ में देख चुके हैं। मेरे घर में आपको सब बुआ जैसे ही मिलेंगे, इसलिए मैं मुआज़रत ख़वाह हूँ, लेकिन हम आपके ज़रूर आएंगे मिस सिमी, और कुछ नहीं तो बुआ का रिश्ता लेकर ही सही। मेरा ख्याल है बुआ इस वक्त तक वालिद साहब को आपके खिलाफ काफ़ी भर चुकी होंगी। मेरी दरख्वास्त है कि जलालाबाद में आप गुमनाम ही रहें। ये भी हो सकता है कि वालिद साहब नाराज़ होकर आपको तलाश करें। हम एक बार ज़रूर आएंगे मिस सिमी, तालूत ने कहा और खिड़की से बाहर देखने लगी। सिमी ने कोई जवाब नहीं दिया था। क्या आप हमें जलालाबाद में अपना पता नहीं बताएंगी? नवाब जलालुद्दीन के बारे में किसी से भी पूछ लें। तो क्या वहाँ जलालाबाद में हमारी जागीर है? सिमी ने गर्दन झुकाते हुए कहा और तालूत गर्दन खुजाने लगा। मैं भी तअज्जुब से आंखें फाड़ कर रह गया। थोड़ी देर के बाद ट्रेन जलालाबाद के खूबसूरत स्टेशन पर रुक गई। बावर्दी मुलाजमों की पूरी फौज उस कंपार्टमेंट के सामने आई जिसमें हम लोग थे। सिमी का शानदार इस्तकबाल किया गया। मुलाजम सामान उतारने लगे। बुआ भी नीचे उतर गईं। हम लोगों की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। तालूत और मैं खामोशी से ये हंगामा देखते रहे। फिर तालूत ने एक गहरी सांस ली और मेरा हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, आओ ज़रा मैं भी देखूं कि नवाब जलालुद्दीन क्या हसीयत रखते हैं। और मैं घबराई हुई निगाहों से तालूत को देखने लगा। तालूत मेरा हाथ पकड़े हुए कंपार्टमेंट के दरवाजे से नीचे उतर गया, लेकिन सिमी को रिसीव करने वाले अब भी हमारी तरफ मतवज्जा नहीं हुए। उन लोगों की शान देखकर मैं दंग था। बड़े क्रोफर के लोग थे। सिमी को हाथों हाथ लिया जा रहा था। बहुत से हार उसकी गर्दन में डाले गए। नौछावर हो रही थी। स्टेशन एक तमाशा बना हुआ था। ट्रेन में बैठे दूसरे मुसाफिर भी गर्दनें निकाल कर देख रहे थे। तालूत मेरा हाथ पकड़े आगे बढ़ आया। सिमी को भी कशां कशां बाहर लाया जा रहा था। कारों का एक काफिला था। एक कीमती रोलस खड़ी हुई थी जिसकी खिड़कियां और बीक व्यू पर कीमती पर्दे पड़े हुए थे। हालांकि सिमी पर्दा नशी नहीं थी। बहरहाल वो चारों रोलस में जा बैठी। दूसरे लोगों भी अपनी कारों में बैठ गए
اور یہ عظیم الشان کافرہ چل پڑا۔ ہم دونوں کاروں کی لمبی قطار کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ طالوت کے ہونٹوں سے ایک گراہٹ سی نکلی اور میں چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ یہاں بلا وجہ اتر گئے طالوت، ہمیں تو آگے چلنا تھا۔ یار یہ لڑکی واقعی پسند آ گئی، طالوت نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ وقتی طور پر، اور تم بہرحال اس سے عشق کی اجازت دے چکے ہو۔ تھوڑے دن تفریح کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، اور پھر یوں بھی ہمیں کون سا کسی خاص منزل پر پہنچنا ہے۔ جہاں تفریح کے مواقع ہاتھ آئیں گے رک جائیں گے، اور جہاں سے اکتا جائیں گے آگے بڑھ جائیں گے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا تم اس سے متاثر نہیں ہوئے؟ تم ہو چکے تھے، اس لیے میری گنجائش نہیں تھی۔ ویسے اس قسم کی لڑکیاں دکھ دینے کے علاوہ کر بھی کیا سکتی ہیں؟ ہم ان معصوم لڑکیوں سے دھوکہ بھی تو نہیں کر سکتے اور نہ ہی انہیں اپنا سکتے ہیں۔ یہ تو درست ہے عارف، سمجھ میں نہیں آتا یار، میرے اپنے علاقے کی لڑکیاں میری آغوش میں آنے کے لیے بے چین رہتی ہیں، لیکن مجھے ان سے کوئی رغبت نہیں۔ تمہارے یہاں کی لڑکیاں اتنی پرکشش کیوں ہیں؟ اللہ جانے۔ بہرحال اب یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آگے بڑھو۔ آؤ، میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ یہاں کیا حیثیت اختیار کی جائے۔ یہ تو طے ہے کہ ان نواب جلال الدین سے دو ہاتھ ضرور ہوں گے۔ تم نے اس لڑکی کے الفاظ سنے تھے؟ کون سے الفاظ؟ کہہ رہی تھی کہ والد صاحب اجنبیوں سے ملنا پسند نہیں کرتے، خاص طور سے کم حیثیت لوگوں سے۔ میں دیکھوں گا نواب صاحب کی کیا حیثیت ہے۔ طے کر چکے ہو کہ یہاں قیام کرو گے، میں اور کیسے بتاؤں؟ اور یہ جو تم خود پر ہر وقت سوگ طاری کیے رہتے ہو، یہ مجھے پسند نہیں۔ تفریحات کی دنیا میں آؤ، زندگی میں پوری دلچسپی لو۔ اب یہ تمہاری دنیا ہے، تم یہاں کے اصولوں سے واقف ہو۔ مجھے مشورے دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن تم ہو کہ بس کیا بتاؤں یار، ہر لمحہ خود کو سمجھاتا رہتا ہوں، زبردستی دل میں امنگ پیدا کرتا ہوں، لیکن خون میں وقتی جوش آ جاتا ہے اور پھر وہی اداسی گھیر لیتی ہے۔ بہرحال پرواہ مت کرو، میں تمہارے ساتھ جلال آباد کی تفریحات میں حصہ لینے کو تیار ہوں۔ یہ ہوئی نہ بات، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہم پیدل ہی چل پڑے۔ ہاں اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فی الحال تو کسی جگہ کا بندوبست۔ ہوٹل؟ طالوت نے سوالیہ انداز میں کہا۔ تلاش کرنا پڑے گا، میں پہلے کبھی یہاں نہیں آیا، میں نے کہا، اور پھر ہم نے ہاتھ کے اشارے سے ایک گزرتے ہوئے تانگے کو روکا اور اس میں بیٹھ گئے۔ یہاں کے سب سے عمدہ ہوٹل لے چلو، میں نے کہا، اور تانگے والے نے گردن ہلا دی۔ جلال آباد کوئی پسماندہ شہر ثابت نہیں ہوا۔ خوبصورت عمارتیں، بازار، کئی ہوٹلوں کی عمارتیں بھی نظر آئیں، لیکن تانگے والا ہمیں سب سے عمدہ ہوٹل لے جا رہا تھا۔ جس کے ہوٹل کے سامنے اس نے ہمیں اتارا اس کا نام ارم تھا۔ در حقیقت اپنے وقوع کے لحاظ سے ارم ہی تھا۔ سرسبز علاقے میں چاروں طرف میدان پھیلے ہوئے تھے۔ بہت دور سے ایک پہاڑی جھرنا نظر آتا تھا۔ ایک سمت ریس کورس کا طویل میدان تھا۔ مجھے اور طالوت کو یہ جگہ پسند آئی۔ ہم نے تانگے والے کو پیسے دیے اور پھر اندر داخل ہو گئے۔ ایک ڈبل روم تیسری منزل پر حاصل کیا۔ انتہائی کشادہ اور اعلی درجے کا کمرہ تھا۔ ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے کافی طلب کی اور آبشار کی سمت کی کھڑکیوں کو کھول کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بلا شبہ خوبصورت جگہ تھی، لیکن سیمی اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ سیمی، ہاں، کافی خوبصورت لڑکی تھی۔ بہرحال اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے نواب جلال الدین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوں گی۔ کس قسم کی معلومات؟ دیکھو طالوت، تمہیں سیمی تک پہنچنا ہے، نواب جلال الدین سے دشمنی کا انداز مناسب نہ ہوگا۔ اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، کس ٹائپ کا آدمی ہے، کیا مشاغل رکھتا ہے، کس قسم کے لوگوں سے ملنا پسند کرتا ہے، اس کے بعد اس سے ملا جائے۔ خوب مناسب خیال ہے، میں تم سے متفق ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ راسم کس کام آئے گا؟ کیا وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے؟ ارے وہ کیا کام نہیں کر سکتا؟ راسم، طالوت نے آواز دی اور راسم سامنے آ گیا۔ آقا، دیکھو نواب جلال الدین کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا ہے۔ کیسا آدمی ہے، کون کون سی چیزوں سے شوق رکھتا ہے، اور اس سے ملاقات کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ جو حکم آقا، بس جاؤ، ہم تمہارا انتظار کریں گے، طالوت نے کہا۔ راسم نے گردن جھکائی اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں بھی خاموش بیٹھا تھا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، تمہارے والدین کو تمہاری بھنک کہاں سے ملی؟
मेरी तलाश मुस्तकिल जारी है। अब्बा हजूर ज़ाहिर है इस तरह ना छोड़ देंगे। उनके हरकारे करिया करिया मुझे तलाश करते फिर रहे हैं। बहरहाल मेरा ख्याल है कि मैं उन लोगों को भटकाने में कामयाब हो गया हूँ। अब कोई इस तरफ का रुख नहीं करेगा। क्यों? मैंने पूछा। उन्हें यकीन हो गया है कि मैं यहाँ नहीं हूँ। इसके लिए मैंने एक ख़ास तकनीक इस्तेमाल की। वो क्या? बता तो चुका हूँ यार। एक रात एक गधी के साथ खोंटे से बंधा रहा हूँ। कई रातें दरख्तों पर बंदरों की शक्ल में गुजारी हैं। दरअसल मैं इंसानों के रूप में ही नहीं धारा, वरना वो लोग मुझे ज़रूर तलाश कर लेते। जानवरों की तरफ उन्होंने तवज्जो नहीं दी, और वो भी ऐसे जानवर जिनसे मुझे नफरत है। तो तुम ये कुव्वत भी रखते हो? फजूल बातें मत करो। क्या ख्याल है होटल की सैर करें? तालूत ने पूछा। जैसे मर्जी, वैसे अभी रौनक का वक्त नहीं हुआ है, ताहम आओ चलते हैं, मैंने कहा और खड़ा हो गया। तालूत भी खड़ा हो गया और हम अपने कमरे से निकल गए। हमारे जिस्मों पर कीमती सूट थे, हुलिये भी बाहसीयत लोगों के थे। बहरहाल हम नीचे डाइनिंग हॉल में आ गए, लेकिन डाइनिंग हॉल आबाद नहीं था। तालूत ने उसकी वीरानी देखकर होंठ सकोड़े और फिर गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं चलेगा, आओ। और हम डाइनिंग हॉल से भी निकल आए। होटल से ज्यादा सड़कें बारौनक थीं। हम टहलने के अंदाज में आगे बढ़ते रहे। तालूत चारों तरफ देख रहा था। तुमने जिस इलाकों का जिक्र किया था वो कौन से थे? यही रास्ता जाता है पहाड़ों के उस तरफ, शायद आज़ाद इलाका है। मैंने सिर्फ एक रियासत देखी है, जंगाना नाम है। ओह, तो तुम जंगाना जा निकले थे? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ, क्यों? तुम्हें हैरत क्यों हुई? जंगाना एक पुरअसरार रियासत है, इंतहाई ताकतवर। खास बात यह है कि वो लोग बैरूनी दुनिया के किसी इंसान को अंदर नहीं दाखिल होने देते। सख्त नफरत करते हैं बाहर के लोगों से। बैरून दुनिया के लोगों से उनका राब्ता ज़रूर रहता है, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक अलहदा जगह बनाई है जो उनकी रियासत से दूर है। बस वो हद है, उससे आगे शायद कभी कोई बैरूनी इंसान नहीं गया। मैं गया हूँ, लेकिन दरख्तों के ज़रिए, बंदर की शक्ल में। क्या माहौल है वहाँ का? कैसी है वो पुरअसरार बस्ती? बस आम इंसानों जैसी। मैं बता चुका हूँ कि मैं अपनी उलझन में गिरफ्तार था। किसी चीज़ का तज्ज़िये का मौका नहीं मिल सका। हाँ, वो इलाके मुझे दिलकश मालूम हुए, इसलिए मैंने तुमसे उनका तज़किरा किया था। बहरहाल वहाँ तुम्हारा दाखिला मुश्किल नहीं होगा। अरे तालूत, और तुम अलग अलग तो नहीं हो। जिस तरह तालूत वहाँ दाखिल होगा, उसी तरह तुम, तालूत ने कहा और फिर बाएं सिमत देखने लगा जहाँ रासम खड़ा था। काम हो गया रासम? आका, रासम ने जवाब दिया। खूब, क्या पोजीशन है? वो एक मगरूर और खुद सर इंसान है। कम हसीयत लोगों के साए से भी बचता है, अपने बराबर के लोगों से मिलता है। उसकी कोठी बेहद शानदार है। आपके लिए काम की जो बात हो सकती थी वो ये है कि वो रेस का जुनूनी है, दीवानगी की हद तक रेस का शौकीन है। उसका अपना अस्तबल है जहाँ रेस में दौड़ने वाले 20 घोड़े पलते हैं। हफ्ते में 2 बार यहाँ रेस होती है, जिसमें मुल्क के बड़े बड़े लोग शिरकत करते हैं। लाखों रुपए का जुआ होता है, लेकिन रिकॉर्ड है कि किसी रेस में जलालुद्दीन के घोड़े नहीं हारे। वो जहाँ भी गए जीत कर आए, और जलालुद्दीन उन पर फख्र करता है। 20 घोड़ों पर 60 मुलाजिम हैं। बादामों की बोरियों से स्टोर भरे हुए हैं। घोड़े बादाम खाते हैं। यकीनन काम की बात है रासम, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। आइंदा रेस कब है? परसों। आप जलालुद्दीन की कोठी के अकब में देखें, खैमों का शहर आबाद है। रेस के खिलाड़ी और वो जिनके घोड़े हैं यहाँ मुस्तकिल आबाद रहते हैं, और उनके घोड़े रेस में दौड़ते हैं। आरफ, काम बन गया, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं भी समझ रहा हूँ, काम बन गया। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा। मैं जानता था कि काम किस तरह बन गया। रासम, हमें 3 घोड़ों की ज़रूरत है। इसके अलावा इसी मैदान में हमारा खैमा भी होगा। क्या समझे? जो हुक्म आका, रासम ने कहा और निगाहों से गायब हो गया। तालूत बड़ा खुश नज़र आ रहा था। अब तुम तमाशा देखो, हमसे ज़्यादा नवाब जलालुद्दीन का दोस्त और कौन हो सकता है, और तुम्हारे घोड़े रेस में अव्वल आएंगे। आओ होटल वापस चलें। रासम इंतज़ार करे तो हम खैमों में मुंतकिल हो जाएंगे। ये दिन हमने दोनों ने होटल में गुजारे। हमारे यहाँ से जाने के क्या इंतज़ामात हुए हैं रासम? नीचे रियासत की गाड़ी मौजूद है जिस पर रियासत का निशान है। घोड़े पहुँच चुके हैं, 2 स्याह 1 सफ़ेद। इंतहाई मुनासिब, मुलाजम वगैरह आका की शान के मुताबिक।
अरे तो फिर चलते क्यों नहीं, तालूत ने मेरा बाजू पकड़ कर कहा और हम दोनों रासम के साथ बाहर निकल आए। होटल का बिल अदा किया गया, लेकिन होटल वालों को अभी हमारी हैसियत मालूम नहीं थी। अलबत्ता बाहर बहुत से लोगों की निगाहें स्याह रंग की उस एयर कंडीशन कार पर पड़ रही थी जो तकरीबन 15 फुट लंबी थी। उसके अकब में 2 मोटरसाइकिल सवार तैयार खड़े थे। उनका रंग ब्राउन था, अफ्रीका के किसी हिस्से से ताल्लुक रखते थे, इंतहाई जसीम और ताकतवर। तालूत ने संजीदगी से गर्दन हिलाई और रासम से बोला, ठीक है, जा सकते हो। रासम ने गर्दन झुकाई और निगाहों से उजल हो गया। बावर्दी ड्राइवर ने जल्दी से पिछला दरवाज़ा खोल दिया और हम अंदर बैठ गए। हमारे सामान डिग्गी में रख दिया गया और फिर तालूत के इशारे पर कार आगे बढ़ गई। उसके पीछे मोटरसाइकिल भी स्टार्ट हुई और हम बड़ी शान से गुजरने लगे। सड़कों पर लोग रुक रुक कर हमें देख रहे थे। स्टेशन पर सीमी का जो इस्तकबाल हुआ था उसे देखकर मेरी आंखें फैल गई थीं। मैं नवाब जलालुद्दीन के नाम से ही मरहूब हो गया। हालांकि मेरे इल्म में था कि तालूत ने लाखों रुपए के अजनबी लोगों को बख्श कर उनकी किस्मत बना दी है, लेकिन ये शान, मेरा ख्याल था कि ये शान अलग ही है। लेकिन अब हम जिस अंदाज में सफ़र कर रहे थे उसे देखकर मेरे जहन में एक ही जुमला गूंज रहा था, जलालुद्दीन की ऐसी की तैसी, तालूत जिंदाबाद। लेकिन कैसी हैरत अंगेज बात थी, अभी किसी को मालूम हो जाए कि मोटरसाइकिल पर सवार अफराद, कार ड्राइविंग करने वाला और मेरे नज़दीक कीमती सूट में मलबूस शख्स इंसान नहीं है, तो ये बाजार वीरान हो जाएं। उन लोगों के बारे में मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकता था कि ये कौन लोग हैं। वर्दी खूबसूरत थी और किसी माहर दर्जी के हाथों की सिली हुई। कार का मेकर अजनबी था, लेकिन बहरहाल वो तालूत की दुनिया में नहीं बनी होगी। खुदा जाने क्या चक्कर है, कहाँ से ये सब कुछ फराहम होता है। ये चक्कर तो पहले भी था, यानी वो करेंसी जो मेरे मुल्क की थी, वो करेंसी रासम ने तैयार तो ना की होगी। अगर वो जाली होती तो अब तक किसी न किसी का कबाड़ा हो गया होता। लेकिन मेरे लिए यही काफ़ी था कि तालूत इंसान नहीं, वो जिस कदर हैरत अंगेज और पुरइसरार है, अगर उसके बारे में गौर किया जाए तो इंसान बाआसानी पागल हो सकता है। तालूत ने भी रास्ते में किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं की, यहाँ तक कि हम मैदान में पहुँच गए जहाँ मेला सा लगा हुआ था। मुतअद्दिद अशिया फरोख्त करने वाले ठेले लगाए खड़े थे। खैमे कतार से लगे हुए थे। उनके पीछे के हिस्से में घोड़े बंधे हुए थे। घोड़ों के खाने का सामान भी वही फरोख्त हो रहा था। बहरहाल माहौल अच्छा ना था। ला हौल वला कुव्वा, बड़े घटिया टेस्ट के लोग हैं, तालूत ने नाक चढ़ाते हुए कहा। कार सुस्त रफरावी से आगे बढ़ गई और लोग चौंक कर उधर देख रहे थे। फिर दूर एक बुलंद टेले पर एक खैमा नजर आया। खैमा क्या, पूरी इमारत थी, इंतहाई खूबसूरत, कई हिस्सों में बना हुआ, और तालूत उसे देखकर खुश हो गया। ये रासम वाकई ज़हीन है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। टेले के चारों तरफ लोग जमा थे जो उस खैमे को देख रहे थे। खैमे के चारों तरफ वर्दी पोश एस्तादा थे, और फिर उस आलीशान कार को देखकर लोग और मरऊब हो गए जब मोटरसाइकिल सवार गार्ड थे। कार टेले पर पहुंची और खैमे के सामने रुक गई। वर्दी पोश मुहाफ़िज़ों ने एड़ियां बजाकर सलामी दी। लोगों का हजूम बढ़ता ही जा रहा था। तालूत कार से उतरा और मेरे साथ अंदर दाखिल हो गया। बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम हुआ है तालूत, मैंने अंदर दाखिल होकर गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ यार, इस नवाब के बच्चे को मरऊब करने के लिए ज़रूरी था। लेकिन ये रासम ये सब कुछ कैसे समझ गया? रासम हर बात समझता है, वो सिर्फ अल्फाज से बात की गहराई तक पहुंच जाता है, और इस किस्म के इंतज़ामात उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखते। अगर तुम उससे कहते तो रातों रात यहाँ एक आलीशान महल तामीर हो जाता, लेकिन ऐसे महल को देखकर लोग बदहवास हो जाते, इसलिए उसने एहतियात की। खैमे की बात और है। मैंने एक गहरी सांस ली। तालूत ठीक ही कह रहा था। फिर तालूत ने मेरे साथ चलकर घोड़े देखे। घोड़े थे, देखकर रूह खुश हो जाती थी। बुलंदो बाला कद, चीतों की सी कमर, सफाफ शिफाफ, मगर उसमें हैरत की क्या बात थी? हैरत उस वक़्त भी नहीं हुई जब नवाब जलालुद्दीन के एक मुलाजिम ने आकर जलालुद्दीन का पैगाम दिया। पैगाम कई हाथों से होता हुआ तालूत तक पहुंचा। तालूत खैमे के अंदर हिस्से में बैठा हुआ था। सफ़ेद रंग का लिफाफा उसके हाथ में आया और वह उसे खोल कर पढ़ने लगा। लिखा था, मोहतरम, आपसे तारफ़ का मुतमनी हूँ।
क्या आप रात का खाना नवाब जलालुद्दीन के साथ खाना पसंद करेंगे? बराह करम मुलाजिम को जवाब दें। तालूत ने पर्चा मेरी तरफ बढ़ाया और मैंने उसे पढ़कर एक गहरी सांस ली। क्या ख्याल है? तालूत ने पूछा। सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम कहो कि तुम ना आ सकोगे, सफ़र की थकान है। बिल्कुल ठीक। अरे वो समझता क्या है अपने आप को, पूरी जागीर खड़े खड़े खरीद लूँगा, तालूत ने कहा और फिर अपने आदमी से यही कह दिया, नवाब साहब से मुआज़रत कर ली जाए, आज मुलाकात नहीं हो सकती। और सुनो, तालूत ने अपने आदमी से कहा, अगर नवाब बेदाते खुद भी आए तो उसे वापस कर दिया जाए और कह दिया जाए कि प्रिंस आज सिर्फ आराम करेंगे। जो हुक्म आका, मुलाजिम ने जवाब दिया और तालूत एक आराम कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराने लगा। चिढ़ न जाए, मैंने कहा, झुकना पड़ेगा, मैं कल रेस के मैदान में उससे मुलाकात करना चाहता हूँ, तालूत ने जवाब दिया। रात हो गई लेकिन नवाब जलालुद्दीन नहीं आया। वो भी सचमुच का नवाब था। न जाने तालूत के इंसार के उसकी क्या कैफियत हुई होगी। और फिर दूसरे दिन हम रेस कोर्स के मैदान में पहुंच गए। मैं उन लोगों की किस्मत के बारे में सोचने लगा जो आज की रेस में शरीक थे। भला इन जिन्नाती घोड़ों से कौन जीत सकता था? अगर जाकी खुद ट्रैक पर दौड़ना शुरू कर दें तो शायद रेस में मौजूद कोई घोड़ा उन्हें ना पकड़ सके। वैसे वहाँ थे बड़े शानदार घोड़े। नवाब जलालुद्दीन के घोड़े भी शान में बेमिसाल थे, तंदुरुस्त तवाना और खूबसूरत। एक आदमी ज़रूरी कार्रवाई करने चला गया जो रेस के कानून के मुताबिक थी। अजीब गहमा गहमी थी और ये सब उस शख्स की वजह से था जिसका नाम तालूत था। कितने इख्तियारात का मालिक है ये, मैंने एक ठंडी सांस लेकर सोचा और फिर जहन झटक दिया। मेरी निगाहें चारों तरफ भटक रही थी। ना जाने कहां कहां से लोग आए थे। शायकीन घोड़ों पर टूट पड़े थे। करेंसियों के तबादले हो रहे थे। ना जाने यहाँ रेस खेलने का क्या तरीका था। ना ये रेस ऐसी थी जो शहरों में होती है, ना जुआ खेलने का अंदाज वो था। बस अनोखा सा तरीका था जो मेरी समझ में तो नहीं आया। तालूत के आदमी ने बकिया इंतजाम कर लिया। उसके घोड़ों के नाम भी रेस में दर्ज हो गए और अब हमारे जाकी घोड़ों को खेमे से निकाल कर ट्रैक पर ले जा रहे थे। तीनों घोड़ों को 3 अलग अलग रेसों में रखा गया था। पहला घोड़ा पहली रेस में शामिल था। उस रेस में कुल 15 घोड़ों को दौड़ना था और इन 15 घोड़ों में 3 शानदार घोड़े नवाब जलालुद्दीन के थे। तालूत का सफेद घोड़ा इस रेस में हिस्सा ले रहा था। उसका जाकी घोड़े को ट्रैक पर गश्त करा रहा था और लोग उस घोड़े पर रकमें लगा रहे थे। मैंने नवाब जलालुद्दीन को देखा जो अपने खेमे से चलकर रेस के मैदान के करीब आया। उसके साथ 10-12 आदमी थे। लोग काई की तरह फटकर नवाब जलालुद्दीन को रास्ता दे रहे थे। दराज कद, ढेर उम्र आदमी था। चेहरे से वाकई जलाल टपकता था। थोड़ी देर के बाद वो रेस के मैदान में अपने लिए मखसूस जगह पर पहुंच गया और घोड़ों का गश्त देखने लगा। पहली रेस का वक्त हो गया। घोड़े स्टार्ट पॉइंट पर जाने लगे और दर हकीकत तालूत के सफ़ेद घोड़े के सामने दूसरे घोड़े टट्टू मालूम हो रहे थे। खुद नवाब जलालुद्दीन के घोड़े दब गए, जिसका एहसास नवाब जलालुद्दीन के चेहरे से झलकता था। बहरसूरत घोड़े स्टार्ट पॉइंट पर पहुंच गए। ज़रूरी अमूर तय हो गए। नवाब साहब ने दूरबीन आंखों से लगा ली और अगर मेरा अंदाज गलत नहीं था तो दूरबीन का मरकज़ सिर्फ सफ़ेद घोड़ा ही था। रेस शुरू हुई और घोड़ों के दरमियान से सफ़ेद घोड़ा तीर की तरह निकला। उसके बाल खड़े हुए थे, दुम उठी हुई थी। इब्तिदा में ही दूसरे घोड़ों से तकरीबन 15 गज आगे निकल आया और फिर यह फासला बढ़ता गया। पहला मोड़ घूमते वक्त उसका फासला दूसरे घोड़ों से तकरीबन 50 गज का था। फिर जब उसने दूसरा मोड़ घूमा तो दूसरे घोड़े उससे आधे फरलांग पीछे थे और फिर जब सफ़ेद घोड़ा रनिंग पॉइंट से आगे निकल गया तो बाज घोड़े दूसरा मोड़ से ही मुड़ रहे थे। चीखने वालों के गले खुश्क हो गए। खुद नवाब साहब बिल्कुल खामोश थे। वैसे ये भी हकीकत थी कि नवाब साहब के तीनों घोड़े सेकंड, थर्ड और फोर्थ थे और उन्होंने दूसरे घोड़ों को काफ़ी फासले से छोड़ा था। जिन लोगों ने सफ़ेद घोड़े पर रकम लगाई थी वो खुशी से नाच रहे थे और जिन्होंने दूसरे घोड़े खेले थे वो मुंह लटकाए घूम रहे थे। तालूत अलबत्ता सिर्फ नवाब साहब का जायज़ा ले रहा था। उनके चेहरे से कोई तासर नहीं टपक रहा था। दूसरी 3 रेसें हुई।
पांचों रेस बड़ी थी और उसमें 17 घोड़े दौड़े, जिनमें 4 नवाब साहब के घोड़े थे। दरमियानी रेसों में भी नवाब साहब के घोड़े दौड़े थे और उन्होंने रेस जीती थी। लेकिन इस रेस में नवाब साहब ने अपने सबसे शानदार घोड़े भेजे। ये चारों घोड़े बेहद शानदार थे, लेकिन इस वक्त तक जब तक तालूत का स्याह घोड़ा मैदान में नहीं पहुंचा। उस घोड़े की शान ही निराली थी और इस बार लोगों ने सोचने की जरूरत भी नहीं महसूस की। बेधड़क उस घोड़े पर दौलत लगाई और स्याह घोड़े ने भी मायूस नहीं किया। उसने सफेद घोड़े ही की शान से रेस जीती और इस दूसरी रेस के बाद ही नवाब साहब वापस चल पड़े। शायद वो बददिल हो गए। जो घोड़े इस बार रेस में दौड़े थे वो नवाब साहब का वकार थे। उनके हार जाने के बाद कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, इसलिए नवाब साहब वापस चल पड़े। चलो यार, अब क्या रखा है, हम भी चलें, तालूत ने कहा। और वो तीसरा घोड़ा, मैंने पूछा। दौड़ेगा और जीत जाएगा, लेकिन अब इस हंगामे में रहने से क्या फायदा, चलकर इस नवाब के बच्चे से मिल बैठने की सोचेंगे, तालूत ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। शाम के 5 बजे थे जब तालूत के 2 मुलाजिम दौड़े आए और उन्होंने इत्तला दी, नवाब जलालुद्दीन आए हैं। तालूत जल्दी से खड़ा हो गया। अब क्या करें, खैमे के बाहर हम उसका इस्तकबाल करेंगे, मैंने कहा और तालूत ने मुलाजिम से कहा नवाब साहब को इधर ही ले आए। मुलाजिम बाहर चला गया। मैं और तालूत तैयार हो गए। फिर हमने दूसरे मुलाजिमों को चाय के लिए हदायत की और फिर खैमे से बाहर निकल आए। नवाब जलालुद्दीन एक आला दर्जे के सूट में मलबूस पुरवकार अंदाज में चलते हुए आए। तालूत और मैं कई कदम आगे बढ़े और फिर मैंने आगे बढ़कर नवाब साहब का खैर मकदम किया। इज्जत-ओ-माब नवाब जलालुद्दीन को शहजादा साइम और शहजादा आदिल खुश आमदीद कहते हैं, मैंने गर्दन झुकाते हुए कहा। हमने सोचा कि हम खुद दोनों शहजादों की कदम बोसी करें। शायद शहजादगान ने मुलाजमों के हाथों हमारी दावत को पसंद ना किया हो। नवाब जलालुद्दीन ने पुररोब आवाज में कहा, आपकी बुजुर्गी हमें शर्मिंदा करती है, लेकिन हकीकत यह थी कि सफर की थकान थी, वरना जरूर हाजिर होते। तालूत ने आगे बढ़कर कहा, ये मालूम ना हो सका कि आप में साइम कौन हैं और आदिल कौन हैं। खादमे आदिल हैं, साइम से आप पहले ही हम कलाम हो चुके हैं, तशरीफ लाइए, आपकी आमद ने हमारी इज्जत अफजाई की है, तालूत ने गर्दन खम करते हुए कहा। और नवाब जलालुद्दीन अपने आदमियों के साथ अंदर आ गए और अंदर दाखिल होकर मैं हैरान रह गया। मुलाजमों ने खैमे में अजीब तब्दीली कर दी थी जो किसी तरह मुमकिन नहीं थी। खैमा हैरत अंगेज तौर पर कुशादा हो गया। नफीस तरीन फर्नीचर कमरे में आ गया। खूबसूरत जरंगा मुजस्मे जगह जगह ऐस्तादा थे। एक अजीब पुरइसरार माहौल था जिसकी तर्ज यकीनन इस दुनिया की ना थी। हाँ, इस वक्त मैंने इस अंदाज की सजावट देखी थी जब मुझे तालूत के धोखे में एक पुरइसरार दुनिया में ले जाया गया था।